गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमागणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 12 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 12 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कवर करवाने वाला हूं दोस्तों। आप मेरा एक बार वीडियो देखो। आप सभी से गुजारिश है, आप लाइक मत करिए, सब्सक्राइबर मत करिए, आप मेरा एक बार वीडियो देखिए। जब भी आपके आगे आता है आप एक बार मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, कि मैं किस तरह आपको न्यूज़पेपर की कटिंग की बैकग्राउंड के साथ में आपको करंट अफेयर्स कवर करवाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज राजस्थान के 3 दुर्ग हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। और मैंने अब तक 15 के आसपास राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है वो कंप्लीट करवा दिए। जैसे आगे ये कंप्लीट हो जाते हैं, या तो झील या राजस्थान की जो नदियां हैं उसको स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न भी क्या है कि हो चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि कोशिश करते रहिए जनाब, कोशिश करते रहिए जनाब। सफल हुए तो घर वाले खुश होंगे और असफल हुए तो पड़ोसी खुश हो जाएंगे। ये आजकल हमारा अपना समाज होता जा रहा है, नफरत से भरा समाज है। उसमें अपने घर वालों को खुश रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन कहीं से कहीं कैसे न कैसे जल्दी से सेटल हो जाए। जितना जल्दी सेटल हो जाएंगे उतना जल्दी अपना क्या है कि समाज वगैरह के अंदर घर वाले परेशान नहीं होंगे, हम लोग परेशान नहीं होंगे, हम अच्छी तरीके से अपना सिर उठा के जी पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। और भाई साहब, इनकी जो जुगलबंदी है, इन दोनों की, जो कौन कह सकता है कि ये सत्ता पक्ष से है और ये विपक्ष से। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस की क्या है, दो सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। एक तो क्या है कि उत्तर साइड में, एक दक्षिण साइड में, ऐसा चलता है। लेकिन ये अभी क्या है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। और इसमें क्या है कि मैडम क्या है कि संकेत दे रही है, मैडम क्या है कि इनको बोल रही है कि आपके अब दिन जाने वाले हैं, क्योंकि ये लकीरें 5 साल आपके हाथ में रहती है और 5 साल मेरे हाथ में अपने आप आ जाती है। तो अब 4 साल हो चुके हैं गहलोत साहब को, और उनको एक क्या दे रही है, चेतावनी दे रही है। उनको वैसे ही डर लग रहा है कि मेरी सरकार है अब नहीं आने वाली। खुद भी बोल चुके हैं बार बार। ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला यंत्र कौन सा है? ये भास्कर के अंदर जुबली क्वेश्चन आते हैं, सिल्वर जुबली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन जल्दी से देख लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता, सरप्राइज आपके लिए सभी के लिए, कि ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला, कौन से स्थान पे काला संगमरमर निकाला जाता है? कौन से स्थान पे काला संगमरमर निकाला जाता है? तो जयपुर के भैंसलाना के अंदर। भैंस क्या होती है भाई? काली होती है, काली भैंस होती है। तो काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाएगा? भैंसलाना से। ये ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो, आपको ग्रेनाइट, राजस्थान के ग्रेनाइट और संगमरमर उद्योग है उससे जुड़े हुए सारे तथ्य आपको मैं बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं जालोर से। क्यों भाई? जालोर राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो याद रखिए, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? जालोर के अंदर। और सर्वाधिक भंडार भी कहाँ पे है भाई? जालोर के अंदर। तो जालोर के अंदर सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है, और इसीलिए ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजसमंद के अंदर होता है। राजसमंद जिला है जहाँ पे सर्वाधिक राजस्थान के अंदर संगमरमर का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आप याद रखना फैक्ट वगैरह। अगला देखिए, देखो कितने शानदार तरीके से हरा संगमरमर है वो उदयपुर के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है हरा संगमरमर? उदयपुर के अंदर मिलता है। गुलाबी संगमरमर है वो रूपी और भरतपुर के अंदर मिलता है। जालोर और भरतपुर है जहाँ पे क्या है कि गुलाबी संगमरमर निकाला जाता है। हरा याद रखिए दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। गुलाबी जालोर और भरतपुर के अंदर है। सतरंगा है वो पाली के अंदर है। लहरदार कहाँ से निकाला जाता है? राजसमंद से। और काला, काला अक्षर भैंस बराबर यानी भैंसलाना से। ठीक है, और बादामी जोधपुर से। लेकिन पीला कहाँ से? जैसलमेर के पिंथला से। जैसलमेर के जो पिंथला है, क्योंकि ऐसे याद रखिए, सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर का, वो क्या है? पीले पत्थरों से निर्मित है। और विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसके छत वगैरह है वो क्या है? लकड़ी से बनी हुई है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो पीला, पीला पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ है। तो पीला जो संगमरमर है वो कहाँ पे पाया जाएगा? पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है भाई? जैसलमेर के धोरों के अंदर। तो ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो पीला जैसलमेर से, और सफ़ेद जो संगमरमर है वो मकराना और बोरावड़, ये नागौर का जो दो स्थान है, मकराना और बोरावड़ है, जहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो संगमरमर है वो कहाँ पे मिलता है भाई? मकराना के अंदर मिलता है। तो ये आप फैक्ट वगैरह याद रखना है। एक तो हरा याद रखिए उदयपुर के अंदर, एक गुलाबी याद रखिए पाली भरतपुर के अंदर, और एक काला याद रखिए। काला तो आप अपने आप याद हो जाएगा। पीला और सफ़ेद याद रखिए। ठीक है,
और लहरदार याद रखिए राजसमंद से। अगला दोस्तों, राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर है, उसका उत्पादन नागौर जिले के मकराने से होता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो मंडी है, संगमरमर की मंडी है, वो अजमेर जिले के किशनगढ़ के अंदर है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना। सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद के अंदर, सर्वश्रेष्ठ किस्म नागौर के अंदर, और सबसे बड़ी मंडी संगमरमर की मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनती है। अगला दोस्तों, बूंदी के अंदर बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व। हाल ही के अंदर विधानसभा का जो सत्र है वहाँ पे एक प्रश्नकाल के दौरान हमारे जो पर्यावरण मंत्री है, कौन है भाई, हेमाराम चौधरी साहब है। हेमाराम चौधरी साहब हमारे पर्यावरण मंत्री है, और उनके द्वारा जवाब दिया गया था कि बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए। किसको बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये देश का क्या होगा? 52वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? 52वां टाइगर रिजर्व। जब से क्या कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ है, तब से लेके ये 52वां टाइगर रिजर्व है। मैंने क्या है कि ऑलरेडी ये बूंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, तो मैंने 4 टाइगर रिजर्व, राजस्थान के जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसको बैकग्राउंड के साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया है आपको। रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, प्लस क्या नाम है ये बूंदी, इनको चारों को वहाँ पे क्या है कि मैंने कवर करवाया था। आप मेरा पुराने वीडियो जरूर देखना करंट अफेयर्स के। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बैकग्राउंड के साथ में कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, एक बूंदी के अंदर क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे भाई? बूंदी के अंदर है या बारां के अंदर है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पे बना हुआ है? वो भाई परवन नदी के किनारे। ठीक है, एक नदी याद रखना, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य वगैरह है। ठीक है, विधानसभा में ये भी बोला गया था कि इसको सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति वगैरह है वो दी जा चुकी है। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा भाई? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और 52वां टाइगर रिजर्व है जिसको सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है, वो कहाँ पे? राजस्थान के रामगढ़ विषधारी। ठीक है, और इनको कौन से एक्ट के तहत बनाया जाता है भाई? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था इंदिरा गांधी के काल के अंदर, तो उसी की धारा 38 के अंतर्गत इनको अभ्यारण्य या निकटवर्ती जो भी नेशनल पार्क वगैरह रहते हैं तो उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान की क्या है कि पहली सीएनजी बसें हैं वो शुरू की गई है। ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सीएनजी कार वगैरह तो ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सीएनजी बसें शुरू की गई है। और पहली बस है वो जयपुर से कोटा रवाना हुई है। तो ये याद रखना कि राजस्थान की पहली बस है वो कौन से 2 स्थानों के बीच में क्या है कि शुरू की गई थी? तो सबसे पहले जयपुर और कोटा के बीच में। ठीक है, सीएनजी। हालांकि ये याद रखना कि ये राजस्थान सरकार के द्वारा सार्वजनिक परिवहन के तहत नहीं, निजी बस के तौर पे स्टार्ट किया गया। तो ये निजी सीएनजी की बस है। ठीक है, इसके अंदर निजी सीएनजी की बस है और ऑपरेटर्स के मुताबिक इसकी क्या है कि रनिंग जो कॉस्ट वगैरह रहती है उसमें भी एक तरह का फ़ायदा रहती है, क्योंकि जो सीएनजी बस वगैरह है वो डीजल बस से करीब 7 से 10 लाख रुपए महंगी आती है। लेकिन क्या है कि जो प्रति किलोमीटर रहती है वो 12 रुपए के आसपास की एक बचत रहती है। इसीलिए क्या है कि सीएनजी बसें वगैरह इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह रहती है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो महंगी आती है। आप देख सकते हो डीजल बस से क्या है कि कितना 7 से 10 लाख रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, भले ही प्रति किलोमीटर एवरेज के अंदर 12 से 13 रुपये बचे, लेकिन क्या है ये जो कॉस्ट है ना बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसलिए सरकार वगैरह है सारी जो जितनी भी गवर्नमेंट वगैरह रहती है वो पर्यावरण से जुड़ी प्रदूषण से निपटान करने के लिए इस तरह की जो पहल वगैरह है उसमें बहुत सारी सब्सिडी वगैरह, बहुत सारे क्या है कि टैक्स डिडक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो ये याद रखना कि राजस्थान की पहली सीएनजी बस है वो जयपुर से कोटा के बीच में शुरू की गई थी और वो एक निजी बस थी। अगला दोस्तों, द्रव्यवती रिवर फ्रंट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में क्या कि भाजपा के द्वारा सरकार से जवाब मांगा गया था और सरकार ने बोला है कि 96% काम है वो हो चुका है। 96% है वो काम हो चुका है। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सतीश पुनिया जी के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, तो सरकार ने बोला है 96% काम हो चुके हैं। तो अपन क्या करते हैं, द्रव्यवती नदी के बारे में बात करते हैं कि भाई है क्या, उसके बाद में उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के दक्षिण में बहने वाली ये एक प्रमुख नदी है दोस्तों, जो अंबर की पहाड़ियों की पश्चिम ढलान से निकलती है। तो ये याद रखना, जयपुर शहर से ये उद्गम होता है। वो जयपुर शहर के अंदर अंबर की पहाड़ियाँ स्थित है, उसके पश्चिमी ढलान से द्रव्यवती नदी है वो निकलती है दोस्तों। ये याद रखना, 47 किलोमीटर के आसपास ये नदी बहती है जो जयपुर शहर को पानी प्रदान करती है। ठीक है, जयपुर शहर है उसको पानी का प्रमुख स्रोत है वो कौन सी है? द्रव्यवती नदी है, बिशलपुर बांध है। तो ये कुछ तरह की चीज़ें याद रखना। ठीक है, अंबर की पहाड़ियाँ याद रखना कि ये जयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है,
और ये द्रव्यवती है नदी है, अंत में जाके धुंध नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो धुंध नदी की सहायक नदी है, कौन सी है? द्रव्यवती नदी है। जयपुर शहर के अंदर ये ज़्यादातर क्या की ये नदी बहती है। ठीक है, अगला दोस्तों, सरकार के जो द्रव्यवती रिवर फ्रंट है वो 2018 के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्या की अनुमति वगैरह है वो दी गई थी, क्योंकि 2015 में टाटा समूह है उसने क्या है कि इस नदी के लिए एक रिपोर्ट वगैरह तैयार की थी। फिर क्या है कि एक अनुबंध किया गया था 2018 के अंदर, अनुबंध किया गया था जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के द्वारा टाटा प्रोजेक्ट्स और संगाई अर्बन कंस्ट्रक्शन एक ग्रुप था, उसके तीनों ने मिलकर 2018 के अंदर द्रव्यवती नदी फ्रंट है उसके निर्माण करने को लेके एक समझौता किया गया था। और समझौता कितना था भाई, इसकी लागत कितनी थी? 16 मिलियन रुपए के आसपास इनकी लागत वगैरह थी। और इसके अंदर 85 चेक डैम और 122 फोल स्ट्रक्चर वगैरह निर्माण करना शामिल था। तो द्रव्यवती रिवर फ्रंट है वो जयपुर की द्रव्यवती नदी पे विकसित होना था। इस प्रोजेक्ट को 2018 के अंदर अनुमति दी गई थी सरकार के द्वारा, और लगभग इस पे 96% काम है वो हो चुका है। ठीक है, अगला दोस्तों, धारीवाल ने रखा, शांति धारीवाल है उसने निलंबन प्रस्ताव रखा है विधानसभा के अंदर। क्या एक रीट को लेकर जिस तरह का हंगामा वगैरह हो रहा था, उसी के चलते सत्तापक्ष के द्वारा जो शांति धारीवाल है उसके द्वारा एक निलंबन प्रस्ताव रखा गया है। और 4 सदस्यों को, किसको? क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री कौन है भाई? शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री है, ये याद रखो। पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें रहती है, याद रखा को। सदस्यों को सत्ता पक्ष के साथ में गाली गलौज करने की वजह से और धक्का मुक्की करने की वजह से उनको निलंबन करने के लिए शांति धारीवाल के द्वारा, संसदीय मंत्री के द्वारा निलंबन प्रस्ताव रखा जाता है। और निलंबन प्रस्ताव क्या रहता है दोस्तों? आपको निलंबन प्रस्ताव के बारे में बताता हूँ कि इस प्रस्ताव में किसी भी सदस्य के द्वारा यदि सदन के अंदर कुछ इस तरह का आचरण वगैरह किया जाता है तो उसको निलंबित करने के लिए किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा ही लिया जाता है। जो भी प्रस्ताव वगैरह, ऐसा नहीं है कि सदस्य जो विधानसभा का अध्यक्ष रहता है वो उसका आचरण देख के उसको निलंबित कर देता है, नहीं, ये प्रोसेस नहीं रहती। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले क्या है कि एक प्रस्ताव वगैरह लाना पड़ता है, वो सदन के सदस्य के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है किसी सदस्य के प्रति। जैसे शांति धारीवाल है उसने क्या किया, 4 सदस्यों के लिए, एक तो रामलाल शर्मा, दूसरा मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह और अविनाश गहलोत है, उनको निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव लेके आए थे। और विधानसभा के सारे सदस्यों ने इस प्रस्ताव को, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि इनको निलंबित करना है या नहीं करना। ठीक है, यदि विधानसभा के सदस्य किसी सदस्य को उसके आचरण के आधार पर निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को वो प्रस्ताव मानना पड़ता है और उसी सदस्य को निलंबित करना पड़ता है। लेकिन ये निलंबन या 3 से 4 दिनों के लिए हो सकता है, या जो सत्र रहता है उसकी कार्रवाई से जुड़ा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि आप 2 साल के लिए क्या कि उसको निलंबित कर दिया, नहीं, उस सत्र के अंदर बाकी दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है, या 4 से 5 दिनों के लिए, 1 वीक के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो ये याद रखना। निंदा प्रस्ताव क्या रहता है? निंदा प्रस्ताव क्या रहता है भाई? निंदा प्रस्ताव किसी सदस्य के खिलाफ भी लाया जा सकता है, पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव क्या रहता है? जिसमें क्या है कि सरकार के प्रति विश्वास है या नहीं है वो सिद्ध करने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसमें कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव के अंदर कारण बताना जरूरी पड़ता है। तो ये कुछ अंतर वगैरह याद रखा। अगला दोस्तों, सदन के अंदर 2 विधेयक पेश किए गए थे विधानसभा के अंदर। सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022, जिसके अंतर्गत जो छोटी बच्चियों के साथ में जिस तरह का दुष्कर्म के केस वगैरह हो रहे हैं, अभी क्या है कि बहुत गंदा सा केस हुआ है, बहुत गंदी तरीके से इस तरह का अपने समाज के अंदर ये मैन आतंकवादी तो ये रहते हैं। ठीक है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता है, उसमें संशोधन करके छोटी बच्चियों पे बढ़ते दुष्कर्म के जो मामले हैं उस पर अनुसंधान वगैरह, उनको ट्रायल वगैरह है वो तेज़ी से कवर करने के लिए सदन के अंदर ये पेश किया गया था। दूसरा विधेयक है वो कौन सा था भाई? दूसरा विधेयक पेश किया गया था व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये याद रखोगे दोस्तों, जोधपुर के अंदर उच्च शिक्षा के लिए व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? जोधपुर में। और इसी को लेके एक एक्ट है वो सदन के अंदर रखा गया था। अगला दोस्तों, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पे सुनियोजित नगर नियोजन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की है। ठीक है, सुनियोजित नगर नियोजन के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई और वो कमेटी
क्या करेगी, प्रदेश के अंदर जो शहर वगैरह है उसका सुनियोजित तरीके से, प्रभावी तरीके से नगर का विकास वगैरह कैसे हो, इसके लिए सरकार को क्या करेगी, एक रिपोर्ट पेश करेगी। और ये किसकी अध्यक्षता के अंदर हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव, जो शासन सचिव है, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव है, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक हाई पावर्ड सलाहकार समिति है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा गठित की गई है, जिसके अंदर सदस्य वगैरह कौन है ये मायने नहीं रखते। आप तो एक तो कमेटी याद रखना, हेमाराम कमेटी याद रखना जो वेतन विसंगति से जुड़ी हुई है, दूसरी एक व्यास कमेटी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेटी थी जो मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अभी हाल ही के अंदर गठित की गई थी। अगला दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट है, उसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जयपुर इंटरनेशनल है, उसके द्वारा यात्रियों की जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको अच्छी तरीके से समाधान करने के लिए इसी के चलते वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड के नाम से उसको नवाजा गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। अगला दोस्तों जयपुर के अंदर भाजपा सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था उस टाइम कि देश का पहला क्या कि लेपर्ड प्रोजेक्ट था, बघेरा प्रोजेक्ट था, जो अभी तक क्या है कि अभी न्यूज़ वगैरह ये आ रही है कि अभी ये पूरी तरीके से ठप पड़ा है, क्योंकि 5 वर्षों के अंदर झालाना जंगल को छोड़ के अन्य लेपर्ड रिजर्व है विकास के लिए तरस रहे हैं। एक तरह से क्या है कि यहाँ पे झालाना के अंदर एक देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है, वो बनाने की घोषणा बजट 2018 के अंदर तत्कालीन भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था। और उस सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत टूरिस्ट वगैरह है उनको बढ़ावा देने के साथ साथ में देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो घोषणा की गई थी, जिसके अंदर झालाना, कुंभलगढ़, जैसमंद, शेरगढ़ 12 के अंदर, ठीक है, बूंदी के अंदर नहीं है, 12 के अंदर है जो परवन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो जैसमंद, शेरगढ़, माउंट आबू, खेतड़ी, जमाई और बस्सी सीतामाता क्या है कि जो अभ्यारण्य है उनको शामिल करके एक तरह का लेपर्ड क्या है कि प्रोजेक्ट वगैरह बघेरा, ठीक है, ये सरकार के द्वारा 2018 के अंदर घोषित किया गया था, जिसमें अभी फंड वगैरह नहीं है, इसी के चलते ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ठप पड़ा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था भाई, एक तरह से क्या कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है उनकी 4 दीवारी का निर्माण करना, उनकी सुरक्षा के लिए कैमरे वगैरह, सर्विलेंस सिस्टम वगैरह हो गए, और ग्रासलैंड का विकसित करने के लिए एक तरह का क्या कि जो लेपर्ड वगैरह है उनको प्रोटेक्शन करने के लिए वो भाई बस्तियों के अंदर नहीं आ जाए, इसके लिए दीवार का निर्माण करना, कैमरा, सर्विलेंस वगैरह उन चीज़ों का निर्माण करके ये स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी ठंडे बस्ते गए। अगला दोस्तों मैगजीन दुर्ग के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का स्टैटिक जीके है, उसका पहला दुर्ग है मैगजीन दुर्ग के बारे में बात करते हैं। और मैगजीन दुर्ग कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। इसके निर्माता कौन थे भाई, स्मार्ट अकबर, ठीक है। अकबर के द्वारा मैगजीन दुर्ग है उसका निर्माण किया गया था और राजस्थान में पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला से निर्मित एकमात्र दुर्ग है। राजस्थान के अंदर पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला से निर्मित एकमात्र दुर्ग है दोस्तों, ये याद रखोगे, ठीक है। इस तरह इंपॉर्टेंट है। और इसी दुर्ग के अंदर सर टॉमस रो जो कब मुलाकात की थी, जहांगीर से क्या कि इसी टाइम क्या कि यहाँ से 1616 के अंदर साहित्य 1609 या 1616 है, उस टाइम क्या कि सर टॉमस रो है उसने जहांगीर से इसी दुर्ग के अंदर क्या कि मुलाकात की थी। अंग्रेजी कंपनी को क्या कि स्थापित करने के लिए, रियायतें मांगने के लिए यहाँ पे आए थे। अकबर ने इस किले का निर्माण ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के सम्मान के अंदर करवाया गया था, ठीक है। किसके याद के अंदर, तो ख्वाजा मोहिउद्दीन के जो चिश्ती थे इनके गुरु थे, उन्हीं की आशीर्वाद से अकबर साहब हुए थे, जन्म हुआ था उनका, और उन्हीं की याद के अंदर मैगजीन दुर्ग का निर्माण किया गया था अजमेर के अंदर, ठीक है। और इस दुर्ग को अकबर के द्वारा दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। तो मैगजीन दुर्ग है उसको दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखोगे। और 1801 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पे अपना क्या है कि एक तरह से हथियार वगैरह है वो रखना स्टार्ट किया था, इसीलिए इसका नाम है वो मैगजीन पड़ा था, ठीक है। शस्त्रागार या मैगजीन किले के नाम से जाना जाता है। 1801 के अंदर निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। 1801 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और यहाँ पे क्या किया, हथियारों की मैगजीन वगैरह रखने का शस्त्रागार बना दिया था, इसीलिए इसका नाम है वो मैगजीन किला पड़ा है, ठीक है। और क्या फैक्ट है भाई, और क्या कि 1576 के अंदर मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाने के लिए अकबर यहीं ठहरे थे। अकबर कहाँ से रणनीति बनाई थी, वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग के अंदर बैठ के रणनीति बनाई थी। ये भी आप याद रखो कि यहाँ पे राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय, जिसको राजपूताना संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 के अंदर।
तो 1908 के अंदर यहाँ पे एक राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। राजपूताना म्यूजियम है, वो मैगजीन किले के अंदर है, ये भी याद रखोगे। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया। यानी मुगल स्थापत्य कला क्या थी, एक इंडो इस्लामिक कला थी, ठीक है, पूर्णतः एक तरह से इस्लामिक कला थी, और इसी पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ठीक है, अगला दोस्तों मेरे को आप ये बताना कि बौद्ध शैली से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है। बौद्ध शैली से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन थी, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान के हृदय स्थल और भारत के मक्का और धर्मनगरी अजमेर वगैरह है, उसको राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। अजमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है। धर्मनगरी के नाम से भी क्या कि अजमेर को जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था भाई, चौहान राजा अजय राज ने 1113 के अंदर। 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, चौहान राजा अजय राज के द्वारा राजस्थान की धर्मनगरी के रूप में इसकी स्थापना की थी। लेकिन अजय मरू दुर्ग है, उसकी स्थापना 7वीं सदी के अंदर चौहान शासक अजयपाल के द्वारा की गई थी। यानी अजमेर के अंदर जो अजय मेरू दुर्ग है, गढ़बिजली दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, जिसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से, गढ़बिजली दुर्ग के नाम से, जिसको अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 7वीं सदी के अंदर, ठीक है, अजयपाल के द्वारा की गई थी। वो भी एक चौहान शासक था, लेकिन अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर की गई थी। तो ये आप दोनों सारे फैक्ट है याद रखोगे। राजस्थान के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों सोरोनगिरी दुर्ग के बारे में बात करें। सोनारगढ़ दुर्ग है, वो कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है, लेकिन सोरोनगिरी दुर्ग है वो जालोर के अंदर। कहाँ पे भाई, जालोर के अंदर है। और इसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। तो नागभट्ट प्रथम है, उसके द्वारा सोरोनगिरी दुर्ग का निर्माण किया गया था, और परमार शासकों ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। इसको सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और मलिक शाह पीर की दरगाह है, वो सोरोनगिरी दुर्ग के अंदर है। ये दरगाह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालिक शाह जो पीर की दरगाह है वो कहाँ पे, सोनगिरी के अंदर। विरम चौकी है वो जालोर के अंदर है, इसी दुर्ग के अंदर। शिव मंदिर है, एक मानसिंह महल भी है, ठीक है। कानड़ देव सोनगरा के शासनकाल के अंदर 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो ये याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। ये जालोर के अंदर स्थित है। और कानड़ देव सोनगरा का जो नाम है वो इसी दुर्ग से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दोस्तों ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में राजस्थान का स्टैटिक जीके था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।